स्वागत है आपका आज के एपिसोड में। चलिए शुरुआत करते हैं पिछले अभ्यास प्रश्न के साथ। प्रश्न था 2 सितंबर 1946 में गठित कांग्रेस की अंतरिम सरकार में नेहरू को कौन सा पद प्रदान किया गया? ए प्रधानमंत्री, बी उप प्रधानमंत्री, सी उपराष्ट्रपति, डी राष्ट्रपति। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी उपराष्ट्रपति। चलिए अब देखते हैं इसके विश्लेषण को। 2 सितंबर 1946 में गठित कांग्रेस की अंतरिम सरकार में नेहरू को उपराष्ट्रपति पद प्रदान किया गया। इस अंतरिम सरकार का गठन संविधान सभा से हुआ था, जो अगस्त 1946 में चुनी गई थी। भारत की अंतरिम सरकार के मंत्रिमंडल में निम्नलिखित सदस्य शामिल थे: कार्यकारी परिषद के अध्यक्ष, वायसराय और भारत की गवर्नर जनरल, विस्काउंट वेवल फरवरी 1947 तक और लॉर्ड माउंटबेटन फरवरी 1947 से, कमांडर इन चीफ सर क्लाउड ऑचिनलेक, उपराष्ट्रपति विदेश मामलों और राष्ट्रमंडल संबंधों के भी प्रभारी जवाहरलाल नेहरू कांग्रेस, गृह मामले, सूचना और प्रसारण सरदार वल्लभ भाई पटेल, कृषि और खाद्य राजेंद्र प्रसाद कांग्रेस, वाणिज्य इब्राहिम इस्माइल चुंदरीगर एमएल, रक्षा बलदेव सिंह कांग्रेस, वित्त लियाकत अली खान एमएल, शिक्षा और कला सी राजगोपालाचारी कांग्रेस, स्वास्थ्य गजनफर अली खान एमएल, श्रमिक जगजीवन राम कांग्रेस, कानून जोगेंद्र नाथ मंडल एमएल, रेलवे और संचार डाक और हवाई अब्दुल रब निश्तर एमएल, कार्य खान और बिजली सीएच भाभा कांग्रेस। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के एपिसोड की पहले प्रश्न के साथ। संविधान सभा के चुनाव के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. सदस्यों को सार्वभौमिक मताधिकार के आधार पर चुना गया। 2. मुस्लिम लीग ने इसका बहिष्कार किया। 3. समाजवादियों ने इसका समर्थन किया। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या कौन से सही है या सही है? ए केवल 1, बी केवल 2, सी केवल 1 और 3, डी 1, 2 और 3। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी केवल 2। चलिए अब देखते हैं इसके विश्लेषण को। संविधान सभा के सदस्यों को सार्वभौमिक मताधिकार के आधार पर नहीं चुना गया। इन्हें प्रांतीय संसदों के सदस्यों द्वारा चुना गया, अतः कथन 1 गलत है। प्रांतीय चुनावों में मुस्लिम लीग को अधिकांश आरक्षित सीटें मिली, लेकिन लीग ने सभा का बहिष्कार करना ही उचित समझा और एक अन्य संविधान बनाकर पाकिस्तान की मांग जारी रखी, अतः कथन 2 सही है। प्रारंभ में समाजवादियों ने भी इसका विरोध किया क्योंकि वे इसे अंग्रेजी की बनाई हुई संस्था मानते थे, अतः कथन 3 गलत है। उल्लेखनीय है कि संविधान सभा के 82% सदस्य कांग्रेस से थे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा के अध्यक्ष थे? ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बी जेबी कृपलानी, सी राजगोपालाचारी, डी डॉक्टर BR अंबेडकर। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। चलिए अब देखते हैं इसके विश्लेषण को। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अध्यक्ष थे। बता दें कि संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई। संविधान सभा में मुस्लिम लीग की कोई भूमिका नहीं थी, क्योंकि उसने विभाजन की मांग का हवाला देते हुए इस बैठक का बहिष्कार किया था। संविधान सभा की 8 समितियां थीं: प्रारूप समिति, संघ संविधान समिति, संघ शक्तियां समिति, राज्य समिति, संचालन समिति, नियम समिति, प्रांतीय संविधान समिति, मौलिक अधिकारों, अल्पसंख्यकों और जनजातीय और बहिष्कृत क्षेत्रों पर सलाहकार समिति। अगला प्रश्न है, संविधान सभा के सदस्यों में किसका या किनका संबंध प्रशासन से था? 1 डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, 2 BN राव, 3 SN मुखर्जी, 4 KM मुंशी। दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। ए केवल 1, बी केवल 2 और 3, सी केवल 4, डी 1, 2, 3 और 4। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी केवल 2 और 3। चलिए अब देखते हैं इसके विश्लेषण को। संविधान निर्माण में 2 प्रशासनिक अधिकारियों की महत्वपूर्ण भूमिका रही। इनमें एक थे BN राव, जो भारत सरकार के संवैधानिक सलाहकार थे।
जबकि दूसरे अधिकारी थे एस.एन. मुखर्जी। इनकी भूमिका मुख्य योजनाकार की थी। ये जटिल भाषाओं को स्पष्ट विधिक भाषा में व्यक्त करने की क्षमता रखते थे। अगला प्रश्न है, नेहरू ने संविधान सभा के समक्ष उद्देश्य प्रस्ताव कब रखा? ए. 13 दिसंबर 1946, बी. 26 नवंबर 1945, सी. 26 जनवरी 1947, डी. 15 जुलाई 1948। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए. 13 दिसंबर 1946। चलिए अब देखते हैं इसके विश्लेषण को। 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव रखा, जिसमें स्वतंत्र भारत के संविधान के मूल आदर्शों की रूपरेखा प्रस्तुत की गई थी। इसमें भारत को एक स्वतंत्र संप्रभु गणराज्य घोषित किया गया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए जिसमें एक तरफ अधिनियम और दूसरी तरफ प्रावधान दिए हैं। 1. 1919 कार्यपालिका को आंशिक रूप से प्रांतीय विधायिका के प्रति उत्तरदायी बनाया गया। 2. 1935 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। उपर्युक्त युग्मों में से कौन सा या कौन से सुमेलित है या सुमेलित है? ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी न तो 1 और न ही 2। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी 1 और 2 दोनों। चलिए अब देखते हैं इसके विश्लेषण को। भारत में प्रतिनिधित्व की मांग बढ़ने के साथ ही अंग्रेजों को चरणबद्ध तरीके से संवैधानिक सुधार करने पड़े। प्रांतीय सरकारों में भारतीयों की हिस्सेदारी बढ़ाने के लिए 1909, 1919 और 1935 के अधिनियम लाए गए। 1919 में कार्यपालिका को आंशिक रूप से प्रांतीय विधायिका के प्रति उत्तरदायी बनाया गया और 1935 में गवर्नमेंट इंडिया एक्ट लाकर उसे पूरी तरह विधायिका के प्रति उत्तरदायी बना दिया गया। जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के तहत 1937 में चुनाव हुए तो 11 में से 8 प्रांतों में कांग्रेस की सरकार बनी। अतः उपर्युक्त सभी युग्म सही सुमेलित हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में गवर्नर की सिफारिश पर केंद्र सरकार को राज्य सरकार के सारे अधिकार अपने हाथ में लेने का अधिकार दिया गया है? ए. अनुच्छेद 256, बी. अनुच्छेद 356, सी. अनुच्छेद 123, डी. अनुच्छेद 110। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी. अनुच्छेद 356। चलिए अब देखते हैं इसके विश्लेषण को। अनुच्छेद 356 में गवर्नर की सिफारिश पर केंद्र सरकार को राज्य सरकार के सारे अधिकार अपने हाथ में लेने का अधिकार दिया गया है। पाकिस्तान के संविधान को छोड़कर दुनिया की किसी भी उदार लोकतांत्रिक संविधान में अनुच्छेद 356 जैसा प्रावधान नहीं है जो केंद्र सरकार को लोकतांत्रिक रूप से चुनी गई राज्य सरकार को बर्खास्त करने की शक्ति देता है। भारत और पाकिस्तान दोनों ने यह प्रावधान भारत सरकार अधिनियम 1935 से लिया था। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के नेता इस प्रावधान के इतने विरोधी थे कि उन्होंने ब्रिटिश सरकार को इसे निलंबित करने के लिए मजबूर कर दिया। हालांकि जिस प्रावधान का हमने अपने स्वतंत्रता संग्राम के दौरान विरोध किया था, उसे स्वतंत्रता के बाद के युग में लोकतंत्र, संघवाद और स्थिरता के संरक्षण के लिए संविधान में शामिल किया गया था। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में वर्णित सूचियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. पहली सूची के विषय केंद्र से संबंधित हैं। 2. दूसरी सूची में राज्य से संबंधित विषय सम्मिलित हैं। 3. तीसरी सूची के विषय केंद्र तथा राज्य सरकारों की साझा जिम्मेदारी हैं। 4. खनिज पदार्थों के उत्पादन पर उन राज्यों का नियंत्रण होगा जहां उनका उत्पादन होता है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या कौन से सही है या सही है? ए. केवल 1 और 2, बी. केवल 2 और 3, सी. केवल 1, 2 और 3, डी. 1, 2, 3 और 4। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी, केवल 1, 2 और 3। चलिए अब देखते हैं इसके विश्लेषण को। भारतीय संविधान में 3 सूचियों का वर्णन मिलता है। पहली सूची केंद्र सूची के विषय केंद्र के अधीन है। दूसरी सूची राज्य सूची के विषय राज्य सरकारों के अंतर्गत आते हैं तथा तीसरी सूची समवर्ती सूची के विषय केंद्र एवं राज्य सरकारों की साझा जिम्मेदारी है। अतः कथन 1, 2 तथा 3 सही है। राज्यों की तुलना में बहुत अधिक विषयों को केवल केंद्रीय नियंत्रण में रखा गया था। समवर्ती सूची में भी प्रांतों की अपेक्षा केंद्र को अधिक अधिकार दिए गए। खनिज पदार्थों तथा प्रमुख उद्योगों पर भी केंद्र सरकार को ही नियंत्रण प्रदान किया गया है। अतः कथन 4 गलत है। अगला प्रश्न है,
निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए जिसमें एक तरफ कर और दूसरी तरफ अधिकार दिए हैं। 1. सीमा शुल्क और कंपनी कर केंद्र तथा राज्य। 2. आयकर और आबकारी केंद्र। उपर्युक्त युग्मों में से कौन सा या कौन से सही सुमेलित है या सुमेलित है? ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी न तो 1 और न ही 2। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी, न तो 1 और न ही 2। चलिए अब देखते हैं इसके विश्लेषण को। संविधान में राजकोषीय संघवाद की एक जटिल व्यवस्था बनाई गई। कुछ करों जैसे सीमा शुल्क और कंपनी कर से होने वाली आय पर केंद्र का अधिकार घोषित किया गया तथा कुछ करों जैसे आयकर और आबकारी शुल्क को केंद्र एवं राज्य सरकारों में बांट दिया गया तथा अन्य स्रोतों से होने वाली आय जैसे राज्य स्तरीय शुल्क पूरी तरह राज्यों को सौंप दी गई। अतः युग्म 1 और 2 दोनों गलत हैं। उल्लेखनीय है कि राज्य सरकारों को भी अपने स्तर पर कुछ अधिभार और कर वसूलने का अधिकार दिया गया। उदाहरण, राज्य जमीन और संपत्ति कर, बिक्री कर तथा शराब पर अलग से कर वसूल सकते हैं। अंत में देखते हैं आज के अभ्यास प्रश्न को। भाषा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. भाषा समिति ने सुझाव दिया कि देवनागरी लिपि में लिखी हिंदी भाषा भारत की राजकीय भाषा होगी। 2. पहले 15 वर्ष तक सरकारी कामों में अंग्रेजी का इस्तेमाल जारी रहेगा। 3. सभी प्रांतों को हिंदी या अंग्रेजी में काम करने का प्रस्ताव रखा गया। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या कौन से सही है या सही है? ए केवल 1, बी केवल 1 और 2, सी केवल 3, डी 1, 2 और 3। इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। आज के लिए बस इतना ही। शुक्रिया। डियर व्यूअर्स, अपने एग्ज़ाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।